Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the end of bipolarity and this is the fifth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वो क्या कारण थे, व्हाट वर द काउजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड, कि सेकेंड वर्ल्ड के डिसइंटीग्रेशन के क्या कारण रहे थे, उस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज हम लोग समझेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके परिणाम क्या हुए, क्या चेंजेस वर्ल्ड में आया। ये एक बड़ी घटना थी कि सेकेंड वर्ल्ड जो था वो डिसइंटीग्रेट कर गया और उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आने स्वाभाविक थे। उन चेंजेस को बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना है कि वो क्या चेंजेस थे जो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इमर्ज हुए वर्ल्ड में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप हैज प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये सिर्फ एक सेकेंड वर्ल्ड का ही डिसइंटीग्रेशन नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन था और एक जो सेकेंड वर्ल्ड है वो डिसइंटीग्रेट कर गया था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस पीरियड में जो इमर्ज हुई और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में सामने आई। लेट अस नोट 3 ब्रॉड काइंड ऑफ enduring changes that resulted from it। 3 मुख्य बड़े कारण सामने आए जिनको हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक एक करके उन 3 बड़े कारणों को हम लोग समझेंगे कि क्या वो कारण थे और उनका क्या इफेक्ट पड़ा। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट चेंज। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। जब ये सेकेंड वर्ल्ड जैसे ही कोलैप्स हुआ तो वो इस बात की घोषणा हो गई चारों ओर कि पूरे वर्ल्ड में लोग इस बात को जान गए कि कोल्ड वॉर अब समाप्त हो गया। क्योंकि पहले जो 2 पोल्स थे उनमें आपस में राइवलरी देखने को मिलती थी, उसमें से एक जो है वो अब कोलैप्स हो गया था। तो वर्ल्ड जो था वो निश्चित रूप से यूनिपोलर हो गया, यानी कि दूसरा जो उसको कम्पीट कर रहा था पोल वो समाप्त हो गया था। तो अब ये राइवलरी भी समाप्त हो गई थी। तो ये कहना कि सेकंड जो वर्ल्ड था उसके समाप्त होते के साथ पहला बड़ा काम ये हुआ कि कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनीमोर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये सिर्फ 2 पोल्स की ही बात नहीं थी, बल्कि 2 आइडियोलॉजीज की बात थी। उसमें से एक आइडियोलॉजीज वो समाप्त हो गया जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी सोवियत यूनियन की, वो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ल्ड में कोई देश नहीं बचा जहां सोशलिज्म ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सोशलिज्म का पिलर था वो कोलैप्स कर गया था। तो ये माना जा रहा था कि अब कैपिटलिस्ट और जो सोशलिस्ट के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी कि हो सकता है कि सोशलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म पे हावी हो जाएगा। तो ये बातें भी इसके साथ ही समाप्त हो गई। अब कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बचा इन दोनों के बीच। द एंड ऑफ द कॉन्फ्रंटेशन डिमांडेड एन एंड टू द आर्म्स रेस एंड एस्टैब्लिश पॉसिबल न्यू पीस। और जो ये आर्म्स का रेस चल रहा था, जो सैटेलाइट्स बनाने की प्रतियोगिता चल रही थी, राइवलरी जो चल रही थी इन दोनों पोल्स के बीच में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड जो है वो कोलैप्स हुआ, उसके साथ ही ये सारी राइवलरी जो आर्म्स की थी और जो सैटेलाइट के क्षेत्र में प्रतियोगिता चल रही थी, वो सारी चीज़ें भी इसके साथ ही समाप्त हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो कोल्ड वॉर समाप्त हो गया जैसे ही ये कोलैप्स हुआ सेकेंड वर्ल्ड, वैसे ही कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। दूसरा कि आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट थी दोनों के बीच में कि सोशलिज्म बेहतर है या कैपिटलिज्म बेहतर है, या सोशलिज्म कभी बीट कर सकता है कैपिटलिज्म को, ये सारी जो राइवलरी थी ये भी समाप्त हो गई आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। और जो उन लोगों में आर्म्स का एक जो रेस चल रहा था दोनों पोल्स के बीच में, वो भी सेकेंड वर्ल्ड के
डिसइंटीग्रेशन के साथ ही वो भी समाप्त हो गया। ये बच्चों सेकंड चेंज को देखते हैं। सेकंड चेंज, द पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंजेस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड जैसे ही समाप्त हुआ उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी चेंज किया। निश्चित रूप से पावर्स जो थे वो दो ग्रुप्स में बटे हुए थे, तो एक ग्रुप के नहीं रहने पे निश्चित रूप से पावर्स में चेंजेस आने थे। तो क्या चेंजेस आए उनको हम लोग देखेंगे कि द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो चेंजेस। ये जो चेंजेस आए ये आइडियाज़ में और इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस लेकर आए। अब इन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि जो पहले जो पावर्स था वो दो पोल्स में डिवाइडेड था, लेकिन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर जो पावर्स थे उनमें भी चेंजेस आए, और वो चेंजेस आए आइडिया और इंस्टीट्यूशंस के रूप में, कि वो आइडिया और इंस्टीट्यूशंस भी चेंज हुए पावर्स के रूप में। उनको हम लोग आज समझेंगे। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज। जब एक ग्रुप खत्म हो गया तो निश्चित रूप से वो दो पॉसिबिलिटीज को लेकर के आया। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या थी? फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट ए यूनिपोलर सिस्टम। जो बाइपोलर था वर्ल्ड, एक के कोलैप्स होने पर वो यूनिपोलर हो गया। ऐसा हो सकता था कि ये यूनिपोलर जो यूएस बचा उसका डोमिनेंस हो जाए वर्ल्ड पे, ये पहली पॉसिबिलिटी थी। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी, सेकंड पॉसिबिलिटी, कि डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ द कंट्रीज कुड बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कि अदर कंट्रीज भी इंटरनेशनल सिस्टम में एक मजबूती के साथ प्लेयर्स बन जाए, उनका भी अपना डोमिनेंस हो, ये भी हो सकता था। बीइंग इन ए मल्टीपोलर सिस्टम वेयर नो वन पावर कुड डोमिनेट, और मल्टीपोलर हो सकता था वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे पावर के ग्रुप्स हो सकते थे। तो ये दो पॉसिबिलिटी थी कि या तो यूएस डोमिनेट करे या फिर वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर पावर्स में डिवाइड हो जाए। ये दो ऑप्शन वर्ल्ड के सामने थे आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। जो बाइपोलर वर्ल्ड था उसके खत्म होने पर यूनिपोलर हुआ, तो या तो यूनिपोलर डोमिनेट करे या फिर वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर सिस्टम में डिवाइड हो जाए। ये दो ऑप्शंस थे, दो पॉसिबिलिटीज थी। तो आइए समझते हैं कि हुआ क्या। द यूएस बिकम द सोलर सुपर पावर। ये यूनिपोलर हो गया, वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर नहीं होकर यूनिपोलर हो गया, और किसकी सुप्रीमेसी हो गई? यूएस की सुप्रीमेसी हो गई। द यूएस बिकम द सोलर सुपर पावर। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज नाउ द डोमिनेट इकोनॉमी सिस्टम इंटरनेशनली, और कैपिटलिज्म जो है वो डोमिनेट कर गया सोशलिज्म के ऊपर। यानी कि अब चारों तरफ वर्ल्ड में क्या था? वो था कि लोग कैपिटलिज्म की तरफ मूव करें अब, क्योंकि वर्ल्ड जो है यूनिपोलर हो गया, और अब जो सोशलिज्म का सबसे बड़ा पिलर था वो ध्वस्त हो चुका था, और अब केवल एक पोल बचा था, कैपिटलिज्म का पोल, और उसने अपना डोमिनेंस दिखाया। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि दो पॉसिबिलिटीज थी, तो उसमें से हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही काम किया वर्ल्ड में, और यूएस ने अपना डोमिनेंस दिखाया और वर्ल्ड को इंटरनेशनली कैपिटलिस्ट बना दिया। द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आइडियाज में तो वो डोमिनेट कर गया कैपिटलिज्म आइडिया के रूप में, और इंस्टीट्यूशंस के रूप में हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दो यूएस के ही बनाए हुए फंड हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक जो लोगों को सस्ते लोन्स कंट्रीज को मुहैया करते हैं, तो द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकम पावरफुल एडवाइजर टू ऑल दिस कंट्रीज बाय गिविंग देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजैक्शंस टू कैपिटलिज्म। इनका साफ साफ कहना है कि आप कैपिटलिज्म को अपनाएं और अपने ग्रोथ के लिए फंड ले जाएं, ग्रो करें और हमको पैसा देते रहें, और यूएस मजबूत होता रहे। ये एक सिस्टम उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। पॉलिटिकली द नेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ, और पॉलिटिकल लाइफ को अच्छे से जीने का एक उदाहरण बन गया। हम लोग देखते हैं कैपिटलिज्म, तो किस तरह से कैपिटलिज्म को पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में डोमिनेट करवाया यूएस ने आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, इसको हम लोगों ने
समझा। तो ये सेकंड चेंज था जो एक बहुत बड़ा चेंज था इकोनॉमिकली, कि वर्ल्ड कहीं ना कहीं जो कमज़ोर देश थे वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव करने के लिए अब मजबूर थे, क्योंकि उनको एक सस्ता लोन मुहैया करवाया जा रहा था यूएस की तरफ से बाय द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आइए बच्चों देखते हैं थर्ड चेंज। द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मेंट द एमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड समाप्त हुआ, इसका मतलब था कि उसके जो 15 कंट्रीज जो एलाइज थे वो अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे और वो अपना डिसीजंस लेने के लिए तैयार थे कि उनको कौन सा रास्ता अपनाना है आगे के लिए। तो ऑल दिस कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। उनके पास अपने इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस और चॉइस थे कि वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स बिकम पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। जो बाल्टिक देश थे और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो सारी जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो को फॉलो करने लगी, यानी नाटो के सदस्य देश बन गई। तो बच्चों एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ये यूक्रेन भी तो इन्हीं ईस्ट यूरोपियन कंट्री में से एक था जहां आज युद्ध हो रहा है रशिया के साथ, तो ये क्यों नहीं नाटो का सदस्य बना। तो जैसा जब इंटीग्रेशन हुआ तो उस समय यूएस ने ये वादा किया था कि वो ईस्ट यूरोपियन कंट्री को नाटो में शामिल नहीं करेगा। तो ये केवल एक वादा था और कोई लिखित कोई पैक्ट नहीं था, कोई ट्रीटी नहीं थी। तो धीरे धीरे ये कंट्रीज जो हैं वो नाटो के सदस्य बनते चले गए, लेकिन अभी यूक्रेन नहीं बना है नाटो का सदस्य, इसलिए वहाँ लड़ाई चल रही है और शायद यही कारण है कि रशिया नहीं चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव चूज close ties with Russia and also ties with the West, the US, China and others. अब जो एशियन कंट्रीज थी जो कभी पार्ट रही यूएसएसआर के, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद वो जो है वो रशिया के साथ क्लोज टर्म्स में रही, हमेशा उनका ट्रस्ट रशिया के साथ बना रहा अच्छा, और उनका ट्रस्ट वेस्ट के साथ भी अच्छा था। उनका संबंध यूएस, चाइना और अदर कंट्रीज के साथ भी सामान्य रूप से देखने को मिला। द इंटरनेशनल सिस्टम सो मेनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज। और ये इंटरनेशनल सिस्टम जो था उसने दिखाया कि बहुत नए प्लेयर्स इमर्ज हुए समय समय पे, और ईच विथ इट्स आइडेंटिटी, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी इंटरेस्ट रही, एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज भी उनकी अलग अलग थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीन बड़े मेजर कारण जो है परिणाम के रूप में हम लोगों ने आज समझा कि वो तीन बड़े परिणाम क्या निकल करके सामने आए आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।